Hello students, let's start with the section D. This is the first question of section D, 32 number question. A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, then it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. ठीक है जी. अगर आपने सेक्शंस ए बी सी नहीं देखे हैं, आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए हैं, तो आप सेक्शन ए बी सी की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट अवेलेबल है. आप सैम्पल पेपर के ए बी सी सेक्शंस वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं. और मैंने चैप्टर्स की भी वीडियोस डाली हुई हैं जिसमें एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं. आप वहाँ से भी उस चीज़ को रेफर कर सकते हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए. चलिए, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. इसमें हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है. तो जो हमें निकालना होता है हम उसको क्या करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या मान लेंगे, x किलोमीटर पर आवर. ओके, अब हमें टाइम क्या दे रखा है. टाइम क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल स्पीड. ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा है 360 किलोमीटर. स्पीड हमें निकालनी है, तो स्पीड हो गई हमारी x, यानी 360/x. अब क्या दे रखा है, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर से चलती है तो वो 1 घंटा जर्नी कम हो जाती है. ऑब्वियसली अगर हमारी स्पीड तेज होगी, अगर हमारी स्पीड फास्ट होगी तो हमें टाइम लेस लगेगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. टाइम एंड स्पीड, टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. तो इसीलिए अगर हमारी स्पीड तेज होगी तो हमारे टाइम कम लगेगा और ज़्यादा कम लगेगा. ठीक है, और अगर हमारी स्पीड धीरे होगी तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इसलिए हमारी न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, न्यू स्पीड हमारी क्या है, पहले हमारी x थी और अगर वो 5 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा से चल रहा है, तेज चल रही है, तो 5 ऐड हो जाएगा, 5 किलोमीटर्स ऐड हो जाएंगे, 5 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड ऐड हो जाएगी. तो ऐसे ही न्यू टाइम भी हमारा क्या हो जाएगा. टोटल डिस्टेंस तो हमारा 360 ही है, लेकिन हमारा टाइम लग रहा है x+5. स्पीड क्या हो जाएगी, x+5, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल टाइम. ठीक है, अब हमें इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. तो इक्वेशन -1 क्यों किया मैंने, क्योंकि 1 घंटा हमें कम लग रहा है. और हमारा क्या हो रहा है, अगला न्यू टाइम क्या हो रहा है, 360/x+5. ठीक है, इक्वेशन समझ आई. हमारी जो पहले की टाइम था उसमें हमें 1 घंटा लेस टाइम लग रहा है, और ये हमारा आ रहा है न्यू टाइम, यानी न्यू स्पीड प्लस न्यू स्पीड और न्यू टाइम. तो ये न्यू टाइम हमारा हो गया 360/x+5 और -1 आवर होगा पुरानी स्पीड से. ठीक है, तो 360/x हमारा पुराना टाइम था, पुराना टाइम में -1 कर देंगे तो ये न्यू टाइम आ जाएगा. बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा. 360 को कॉमन लेंगे हम, तो 1/x - 1/x+5 इक्वल्स टू 1. कॉमन इसलिए लिया ताकि ये सॉल्यूशंस करना थोड़ा सा आपको ईजी हो जाए. ठीक है, तो 360 को ब्रैकेट से बाहर रखेंगे तो ये हमारे आ जाएगा x+5 - x अपॉन x ब्रैकेट में x+5 इक्वल्स टू 1. तो x² + 5x - 1800 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी. ठीक है, आइए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. इस इक्वेशन में क्या होगा, 1800 चाहिए हमें. 1800 कैसे आएगा, 5x भी आना चाहिए साथ में, तो आ जाएगा x - 40 एंड x+40. इसको मैं इधर लिख देती हूँ, x - 40 एंड x+45 इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू हो जाएगी 40 और एक में हो जाएगी x की वैल्यू -45. अब स्पीड हमारी माइनस में तो होगी नहीं, इसलिए हम स्पीड लेंगे 40 किलोमीटर पर आवर. सिंपल. मेन आपको इसमें ये कैलकुलेशन पे ध्यान ना देके मेन आपको ये देना है कि ये आपकी जो इक्वेशन बनेगी ये आपकी प्रॉपर सही बननी चाहिए. अगर ये इक्वेशन आपने सही बना ली तो आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको सॉल्व करनी आती ही हैं. तो मेनली जो भी हमारे जो वर्ड्स वाले क्वेश्चन होते हैं, वर्ड मेकिंग क्वेश्चन होते हैं, इसमें हमें इक्वेशन बनानी आनी चाहिए. वो इक्वेशन आपकी बन गई तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व, जिसमें हमारी स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर. ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं.
ये है 32 क्वेश्चन का और पार्ट, क्वेश्चन नंबर 32 में ही और पार्ट हमें दे रखा है। ये भी स्पीड डिस्टेंस पे ही है, लेकिन इसमें हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है। ठीक है, अ मोटर बोट whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream then to return downstream to the same spot। ठीक है, तो स्पीड क्या होगी स्ट्रीम की, इसमें भी हम यही करेंगे, इसको हम ले लेंगे लेट स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अपस्ट्रीम जब लेंगे हम, अपस्ट्रीम की स्पीड जब लेंगे तो वो हो जाएगी 18 माइनस एक्स, एंड डाउन स्ट्रीम में हम क्या लेते हैं 18 प्लस एक्स। ठीक है, ये तो आपने डाउनस्ट्रीम जो और अपस्ट्रीम वाले क्वेश्चन जब करे होंगे तो आपको ये ध्यान होगा, जब भी हम अपस्ट्रीम लेते हैं तो उसमें माइनस लेते हैं, और अप डाउनस्ट्रीम लेते हैं तो उसमें स्पीड को ऐड कर देते हैं, वो प्लस हो जाता है। अपॉन टाइम क्या लग रहा है 18 माइनस एक्स अपस्ट्रीम में लग रहा है, और इक्वल्स टू 24 अपॉन 18 प्लस एक्स हमारा डाउनस्ट्रीम में लग रहा है, प्लस 1 आवर एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है जी, मेन ये पार्ट है हमारा। आप ये हो गया हमारा अपस्ट्रीम, ये हो गया हमारा डाउनस्ट्रीम, प्लस 1 एक्स्ट्रा लग रहा है जब हम डाउनस्ट्रीम में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे पहले 24/18 माइनस एक्स इक्वल्स टू 24/18 प्लस एक्स प्लस 1। इसको आप नेगेटिव में लाएंगे तो 24 कॉमन आ जाएगा, 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 को रहने देते हैं। इसको आप एलसीएम लेंगे तो 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स अपॉन 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स। ओके, और ये आ जाएगा 24 इक्वल्स टू 1। 18 टू 18 कैंसिल, तो ये हमारा आ गया 24 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर हो जाएगा, ये 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, then 24 into 2x upon 324 minus x square equals to 1, then 48x equals to 324 minus x square। इसको आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, x स्क्वायर माइनस 324 प्लस 48x इक्वल्स टू 0, तो इसमें x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। ये आपकी है बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये मैंने आपको ट्राइंगल चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करवा रखी है। इसका लिंक, इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दे रखा है, in triangle PQR S and T are the points on PQ and PR respectively। तो ट्राइंगल क्या बन जाएगा हमारा, PQR ट्राइंगल है, PQR and S and T। ठीक है जी, PS अपॉन SQ, PS अपॉन SQ, PS अपॉन SQ इक्वल्स टू है PT अपॉन TR, PT अपॉन TR, एंड ट्राइंगल PST इक्वल्स टू है PST के। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, दैट PRQ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्रूफ हमें करना है दैट PQR है आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है जी, अभी आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसे होगा, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। PS अपॉन SQ हमारा है PT अपॉन TR के, ये हमें रेशो दे रखा है। इस रेशो को अगर आपने पहले ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ा होगा तो ये रेशो आता है हमारा कन्वर्स ऑफ BPT में। BPT थ्योरम कहती है कि जब कोई लाइन हम पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं ट्राइंगल में, सपोज ST इज पैरेलल टू QR, तो उसका जो रेशोज हैं साइड्स के रेशोज वो इक्वल हो जाते हैं। बट अगर हमें रेशोज इक्वल दे रखे हों तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बीपीटी क्या होता है कि ST हो जाता है पैरेलल ऑफ QR। ठीक है जी, अब ST हो जाता है पैरेलल QR के, और हमारे पास क्या दे रखा है, एंगल PST इक्वल है एंगल PQR के। क्यों भाई, ये क्यों इक्वल है ये दोनों एंगल्स,
क्योंकि ये एंगल्स होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है जी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे एंगल्स। ठीक है, सिंस हमारे पास ये भी इक्वल दे रखा है, पी एस टी इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, ये भी हमारे पास इक्वल है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पी एस टी तो कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर हमारा इक्वल है पी आर क्यू के। पी आर क्यू क्या है? पी आर क्यू एंड पी क्यू आर, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए। देयरफॉर पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। ठीक है जी, ये दोनों लाइंस इक्वल हो जाएंगी, दोनों साइड जो होंगी हमारी, क्योंकि ये एंगल्स इक्वल हैं। अब अगर एंगल्स भी इक्वल हैं और लाइंस भी इक्वल हैं तो हमारी क्या हो जाएगी? ट्राइंगल पी क्यू आर। देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है जी, सिंपल से हमने क्या किया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाया। कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये हमारा पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और हमें ये वाली चीज गिवन दे रखी है। ठीक है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा पी क्यू आर इक्वल्स टू हो जाएगा पी आर क्यू के। सो दोनों साइड्स हमारी इक्वल हो जाएंगी। अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो हम इजीली कह सकते हैं दैट इज पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34। Piston is in a capsule shape of a cylinder with the two hemispheres stuck at each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. ठीक है जी, हमें क्या करना है? इसका surface area करना है। ये लेंथ दे रखी है 5 mm और ये दे रखी है 14 mm। अब बच्चों सिंपल सा क्या करोगे, सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर को हम क्या बोलते हैं? सिलेंडर में क्या आएगा? एक तो हम लेंगे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है जी, अब आप इस फिगर में ये देखिए कि हम पूरा सिलेंडर इतना आता है, इसको कट अगर कर दें तो ये हमारी सरफेस की लेंथ दे रखी है 5 mm। ठीक है, और ये हमारा हो गया डायामीटर, तो हमारा ये रेडियस क्या हो गया? 2.5 mm, हाफ हो गया। क्योंकि हमें अब पूरी शेप्स का कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो हमें ये दो हेमिस्फेयर्स जो निकले हैं इसका फॉर्मूला अलग लगाना पड़ेगा। ठीक है, एरिया निकालना पड़ेगा दोनों, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर यानी 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया तो हो गया हमारा हेमिस्फेयर का। ठीक है, और हम इसमें क्या करेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तभी तो पूरा सरफेस एरिया निकलेगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है? फाइंड इट सरफेस एरिया। हमें पूरे कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालना है। तो दोनों पूरे कैप्सूल में हमारे पास दो हेमिस्फेयर्स हैं और एक पूरा सिलेंडर है। ठीक है जी, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। सिंपल, आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर और आ जाएगा एच प्लस 2 आर। चलो जी, इसमें वैल्यू पुट कर दो। 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू है 2.5, एच की वैल्यू है 9, एच की वैल्यू है 9 प्लस 2 इंटू 2.5, आपका आंसर आ जाएगा 22 mm स्क्वायर। ठीक है, सिंपल से ये दो फॉर्मूलेज आपको लर्न रखने हैं, क्योंकि ये पूरा सिलेंडर दे रखा है, दो हेमिस्फेयर्स दे रखे हैं। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस डायरेक्टली आप इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इस वॉल्यूम। ठीक है, एक सिरप है उसमें 30%,
फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप लाइक सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड। ओके, 1 गुलाब जामुन हमारे पास दे रखा है, 1 गुलाब जामुन है सिलेंडर शेप में और साइड में है हेमिस्फेयर। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जो हमारा पिछला क्वेश्चन हमने किया है, जिसमें इसकी टोटल लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर और डायामीटर दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, डायामीटर अगर हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर है तो इसमें हम आर निकाल लेंगे, आर हो जाएगा हमारा 1.4 सेंटीमीटर, हाफ हो जाता है। और अगर हमें सिलेंडर की हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना है, क्योंकि ये तो हमें टोटल लेंथ दे रखी है ना, जिसमें 2 हेमिस्फेयर्स की भी लेंथ आ रही है। ठीक है जी, तो 5 सेंटीमीटर है तो 5 माइनस 2.8 करेंगे तो क्या आएगा, हमारी हाइट क्या आ जाएगी, इसकी हाइट आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर हम सिंपल 45 गुलाब जामुन को ध्यान में रखें, हमें सिर्फ पहले वॉल्यूम निकालनी है, उसके बाद ही तो हम उसमें सिरप निकाल पाएंगे कि कितना परसेंट ऑफ वॉल्यूम, 30% ऑफ इस वॉल्यूम हमारे पास दे रखा है सिरप। तो पहले हमें वॉल्यूम पता होनी चाहिए, उसी का तो 30% निकालेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ, इसमें ऐसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, क्या हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर, 2 है हमारे पास हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, ये वॉल्यूम्स के फॉर्मूलेज आपको सारे लर्न होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप विदाउट फॉर्मूला कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसमें पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आ रहा है h अपॉन 4/3, पाई तो कॉमन आ गया, 4/3 पाई आर। ठीक है, इतना बचा हमारे पास। अब हम इसमें अगर वॉल्यूम की वैल्यू पुट करें तो आएगा 22/7। आर की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, आर है हमारे पास 1.4 इंटू 1.4। ओके जी, और एच की वैल्यू है हमारे पास 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर की वैल्यू फिर से पुट करेंगे 1.4। इस पूरे को आप सॉल्व कर लीजिए। टू 5.0096। ठीक है, अब हमें 45 गुलाब जामुन्स का निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन क्या होगा, जामुन आ गए 25.0096 इंटू 45, हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। शुगर सिरप कितना है उसमें, 30% हमारे पास वॉल्यूम है, तो इसका 30%, तो 45 गुलाब जामुन का 30% करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30% कैसे निकालते हैं, 30% यानी 30/100, 0 से 0 कैंसिल, 3/10, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 337.6296 अप्रॉक्सीमेट। ओके, क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम, मतलब कितना शुगर सिरप उसमें पुट है, हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन दिस वॉल्यूम। 30% शुगर सिरप है तो हमने उसका 30% निकाल दिया। किसका निकाल दिया 30%, 45 गुलाब जामुन की जो वॉल्यूम आई थी उसका 30% हमने निकाल लिया। ओके जी, सिंपल से फॉर्मूले पुट करने हैं, लेकिन हमें फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए, तभी हम फर्दर उस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स ज़रूर सारे जितने भी एनसीईआरटी में फॉर्मूलेज हैं हर चैप्टर के आपको लर्न होने चाहिए। मैं इसकी एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलेज आपको मिल जाएंगे उसमें, और आप मेरी प्लेलिस्ट से उसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 35 नंबर। हाँ जी,
दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 35। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें लाइफ टाइम दे रखा है और नंबर ऑफ लैम्प दे रखे हैं और हमें निकालना है एवरेज लाइफ टाइम ऑफ अ लैम्प। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हम मीन फार्मूले से निकालते हैं, जिसमें हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला होता है मीन निकालने का। मीन्स एज्यूम वैल्यू प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई। अब इसमें एफ आई तो हमारा है फ्रीक्वेंसी, जो ये हमें ये दे रखी है। इन पूरे का आप टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, हमारे पास फ्रीक्वेंसी का भी है। हमारे पास एज्यूम वैल्यू क्या होगी और डी क्या होगा, इन दोनों चीज़ों को हमें निकालना है। ठीक है, एज्यूम वैल्यू हमारी होती है, पहले हमें निकालना पड़ेगा डी। डी निकालने के लिए हमें एक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एज्यूम वैल्यू। एज्यूम वैल्यू लेते हैं हम हमारी मिड वैल्यू। ठीक है, तो एज्यूम वैल्यू हमारी एक्स से निकलेगी, तो पहले हमें एक्स निकालना पड़ेगा। अब बच्चों एक्स क्या होता है? एक्स होता है जो भी हमारे पास ये थाउजेंड्स में दे रखे हैं, आवर्स में दे रखा है लाइफ टाइम, हमें इसको माइनस करके डिवाइड बाय 2 करना है। मीन्स मिड वैल्यू इनकी निकालनी है, हर एक पॉइंट की एक मिड वैल्यू निकलेगी। ठीक है जी, हर एक पॉइंट की एक मिड वैल्यू निकलेगी, जो हमने यहाँ पे ये निकाल ली है। 1750 2250 मीन्स 200,000 माइनस 1500 को हम करेंगे तो ये आ जाएगा 3500। 3500 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास हो जाएगा 1750। ठीक है, तो ये हमारी एक्स की वैल्यू। फिर हम क्या करेंगे, एक एग्ज्यूम वैल्यू लेंगे जो हमारी मिड वैल्यू आ रही है 3250। अब सारे पॉइंट्स में x माइनस ए करेंगे, x माइनस ए, यानी x है हमारे पास 17.50 माइनस 3250 3250, तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। a हो गया हमारा एज्यूम वैल्यू। ठीक है, और सेम एफ डी निकालने के लिए f इंटू डी, डी हमारे पास यहाँ से आ गया और f हमारे पास ये है, तो f इंटू डी करेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ हमारी f इंटू डी करके आ जाएगी और टोटल का समीशन आ जाएगा, समीशन ऑफ एफ डी हमारे पास आ जाएगा 64,000। अब सिंपल हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हमारे पास एज्यूम वैल्यू है 3250 प्लस समीशन ऑफ एफ डी आ जाएगा 64,000 अपॉन समीशन ऑफ एफ क्या है हमारे पास 400। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 3410। ये आगे हमारा मीन वैल्यू आ गई, हमारे पास मीन फार्मूला होता है इसका। सिंपल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें एक्स कैसे निकालना है, डी कैसे निकालना है, एफ डी कैसे करना है। एफ डी करने के लिए हमें पहले डी निकालना पड़ेगा। डी कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए से निकलेगा। ए तो हम निकाल लेंगे मीन एज्यूम वैल्यू जो हमारी मिड की होगी, वो भी एक्स की मिड की होगी, तो सबसे पहले हमें एक्स निकालना है। एक्स पे कुछ नहीं करना, सिंपल जो हमें डिफरेंस दे रखा हो डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, हमारी सबकी मिड वैल्यू आ जाएगी। मिड वैल्यू में सबसे मिड में जो एज्यूम होगा हम 3250 को एज्यूम कर लेंगे। कोई भी मिड वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हैं, आप इसको एज्यूम कर लीजिए, उससे आपका ये डी निकल जाएगा। डी हो गया तो समीशन ऑफ एफ डी भी निकल आएगा, हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और सबका मल्टीप्लिकेशन को एडिशन करेंगे तो ये 64,000 आ जाएगा। तो समीशन ऑफ एफ डी हमारे पास आ गया 64,000। 3250 हमने एक एज्यूम करा था वैल्यू और इसमें समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया हमारा 400। सिंपल आप इसको ऐड करेंगे 400 आ जाएगा। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ 3410। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हमारा एक सेक्शन डी ख़त्म हो चुका है सैम्पल पेपर का। नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी सेक्शन ई की। मैंने सेक्शन ए बी और सी ऑलरेडी इस पे अपलोड कर चुकी हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, हर एक क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर मेरे सॉल्यूशंस को देखिए, तो आपको एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अच्छे से इस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी को देखिए और ये सेक्शन डी भी सॉल्व करिए और जल्द ही मैं सेक्शन ई भी अपलोड कर दूंगी। तो आप पूरा अपना बेसिक सैम्पल पेपर, आपके बेसिक पेपर की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उसको लाइक कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, तो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मैं जो भी अपलोड करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल पाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।